खाना खाकर दोनों वापस रूम में आए। कबीर ने अविका को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, 2 दिन बाद न्यू ईयर है, उसी दिन हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अविका ने उसके सीने पर सर रखते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथ रख लिए। कबीर ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। कबीर ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम कल रोई क्यों थी? अविका ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, कब? कबीर उसके बालों को सही करते हुए बोला, जब हम मुंबई में थे तब। अविका ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, नहीं तो आपको गलतफहमी हुई होगी। कबीर ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, जब तुम झूठ नहीं बोल पाती हो तो कोशिश क्यों करती हो? और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम्हारी लाल और सूजी हुई आंखें देखी थी मैंने। तुमसे गुस्सा हो जाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा प्यार कम हो जाता है या मैं तुम पर ध्यान देना छोड़ देता हूँ। कबीर अभी बोल ही रहा था कि अविका ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। कबीर की आंखें हैरानी से फैल गई। अविका ऐसा भी कर सकती है, उसने सोचा नहीं था। अविका ने उसकी तरफ देखकर कहा, जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मा पापा की याद आ जाती है ना तो आंसू रुकते ही नहीं। और फिर आप भी तो गुस्सा हो गए थे ना। कबीर अब भी उसे हैरानी से देख रहा था। उसे ऐसे देखते देख अविका को एहसास हुआ कि वो क्या कर गई। उसने कबीर से अलग होने की कोशिश की, पर कबीर ने उसे और कस के थाम लिया। उसने अविका की तरफ प्यार से देखा तो अविका ने नजरें झुकाकर कहा, वो मुझे नहीं पता चला कैसे। कबीर ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, जैसे भी हुआ अच्छा लगा, पर अब मेरी बारी। हिसाब बराबर करना तो तुम्ही ने सिखाया है। अविका ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। कबीर ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके माथे को चूमकर उसके होठों के करीब आया। अविका ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो कबीर ने उसके गाल पर किस किया और वापस उसके होठों की तरफ आया। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। दिल भी तेजी से धड़क रहा था। कबीर उसके होठों को छू पाता तभी उसका फोन बज गया। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और अविका को हंसी आ गई। कबीर ने उसे घूर कर देखा और प्रताप का नाम देखकर कॉल रिसीव किया। कबीर ने कॉल रिसीव करके कहा, हाँ भाई, कैसे हो? बाकी सब कैसे हैं? प्रताप ने दूसरी तरफ से कहा, मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी। तुझे डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। कबीर ने अविका की तरफ देखते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताइए, कुछ काम था क्या? प्रताप ने उसके सवाल के जवाब में कहा, देख, मुझे पता है हम लोगों ने ही तुझे काम से दूर भेजा है, पर तेरा काम वहां भी तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। कबीर ने अब गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रताप ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे यहाँ सब ठीक है। दरअसल बात ये थी कि मैंने जिस होटल में तुम्हारे लिए रूम बुक करवाया वो मेरे दोस्त का होटल है, और जब उसने मुझसे पूछा था तो मैंने तेरे बारे में बताया, और अब वो तुझसे एक बिजनेस मीटिंग करना चाहता है, तो वो तुझे कॉल करेगा। तो मैंने सोचा पहले तुझसे बात कर लूं। तू देख लेना और उसे मीटिंग के लिए मना मत करना। एक बार बात कर ले, अगर तुझे जमे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मना कर देना। कबीर ने उसकी बात सुनकर कहा, आप कह रहे हैं तो मिल लूंगा। वैसे परसों न्यू ईयर है, अब आप लोग भी साथ होते तो अच्छा लगता। प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हर साल तो सब साथ ही होते हैं ना, और आने वाले साल में तो होंगे ही। अच्छा चल, गुड नाइट। ध्यान रखना अविका का, और अपना भी। ज्यादा गुस्सा मत करना। कबीर उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, भाई आप तो मम्मा जैसे बात कर रहे हो। अच्छा बाय, आप भी अपना और सबका ख्याल रखिए। कबीर ने कॉल डिस्कनेक्ट की और अविका के पास जाकर उसे पीछे से हक करते हुए कहा, ये किस अभी उधार रही। अविका उसकी तरफ पलटकर उसके सीने से लग गई। कबीर ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, क्या बात है, तुम तो मुझसे दूर ही नहीं रह पा रही हो। इतना ज्यादा अट्रैक्शन तो कबीर राठौड़ में ही हो सकता है, तभी तो लड़कियां। अविका ने उसे घूर कर देखा और धक्का देकर बेड पर जाकर सो गई। कबीर उसके पास जाकर लेट गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके करीब जाकर कहा, डार्लिंग मजाक कर रहा था। अविका ने उसकी तरफ देखकर पूछा, आपके ऑफिस में कितनी लड़कियां हैं? कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहुत सारी। अविका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, आपका असिस्टेंट मेल है या फीमेल? कबीर वैसे ही देखते हुए बोला, फीमेल। अविका ने अब बैठते हुए कहा, मैरिड है या अनमैरिड? कबीर भी बैठते हुए बोला, अनमैरिड हैं, पर तुम क्यों पूछ रही हो?
अविका ने उसकी बात को अनसुना करके पूछा, खूबसूरत है? कबीर ने उसे जलाने के लिए कहा। हाँ, बहुत ज्यादा। गाल टमाटर जैसे लाल, आंखें बड़ी बड़ी हिरनी जैसी, और हों। वो आगे बोलता उससे पहले अविका ने उसकी टी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, आप उसे कोई और पोस्ट दे दीजिए और वो आपके केबिन में घुसनी नहीं चाहिए। अगर मुझे पता चला कि वो आपके केबिन में आई तो उसे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले आपसे निपटूंगी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम्हें मेरी असिस्टेंट से जलन हो रही है? अविका ने उसकी कॉलर छोड़ते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, और मैं क्यों जलूंगी किसी से? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी कहो, जलन तो तुम्हें हो रही है। अविका ने अपने दांतों को पीसते हुए आंखें छोटी कर कबीर की तरफ घूर कर देखा और ओढ़ कर सो गई। कबीर भी उसे पीछे से बाहों में समेट कर लेट गया। अविका उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं कबीर उसे और मजबूती से जकड़ रहा था। कबीर ने उसके बालों को हटाकर उसके कान में धीरे से कहा, कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अविका उसकी बात पर मुस्कुराई और कबीर से बोली, कबीर, मुझे आपकी तरफ पलटना है और आपके सीने पर सर रखकर सोना है। अब आप छोड़ेंगे नहीं तो मैं कैसे? अविका की बात पूरी होने से पहले ही कबीर ने उसे छोड़ा और अपनी तरफ घुमाकर सीधे लेटते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, अब ठीक है? अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, थैंक यू। कबीर ने सवालिया निगाहों से पूछा, थैंक यू किस लिए? अविका ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझे समझने के लिए, थैंक यू मेरी गलतियों के बाद भी और मेरे बिना सॉरी बोलने पर भी मुझे माफ करने के लिए, थैंक यू मुझे झेलने के लिए, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कबीर ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें झेल नहीं रहा हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए अब से ये सब मत कहना। मुझे मेरी शेरनी पसंद है, भीगी बिल्ली नहीं। अविका ने अपना सर उठाकर कबीर को देखा और हाँ में गर्दन हिलाकर वापस से उसके सीने पर सर रखकर सो गई। अगले दिन दोनों माल रोड पहुँचे, वहाँ खूब सारी शॉपिंग करी। अविका ने सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा था। मीनू जी, मिसेस शर्मा और अर्चना जी के लिए शॉल और फुलकारी दुपट्टे खरीदे। रघुवीर जी, मिस्टर शर्मा और मिस्टर अग्रवाल के लिए हाफ जैकेट खरीदी। रागिनी और निकी के लिए लकड़ी से बने खूबसूरत कड़े खरीदे। प्रताप और रश्मि के लिए ब्रांडेड कपल वॉच खरीदी। मिहिका के लिए जूतियाँ और इयररिंग्स खरीदे। विशाल के लिए कड़ा खरीदा और सुमित के लिए परफ्यूम। मिहिर के लिए वॉलेट और एक खूबसूरत की चेन खरीदा। अविका को बिजी देख कबीर भी टाइम पास करने के लिए इधर उधर शॉप पर घूम घूम कर चीजें देखने लगा। तभी उसकी नजर खूबसूरत झुमकों पर पड़ी। उसने उन झुमकों को पैक करवा लिया। दोनों ने वहीं के अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच किया। माल रोड घूमते हुए उन्हें दोपहर से शाम हो गई। अब दोनों कहीं और जाने और घूमने की कंडीशन में नहीं थे, तो सीधे होटल रूम में आ गए। कुछ देर रेस्ट करने के बाद दोनों डिनर के लिए नीचे पहुंचे और डिनर ऑर्डर कर दिया। दोनों बैठे ही थे कि एक आदमी उनके पास आया। उम्र लगभग 30 वर्ष रही होगी। उसने कबीर के सामने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मिस्टर राठौड़, मैं अभय शेरगिल, इस होटल का ओनर। और कबीर ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, और प्रताप भाई के स्कूल फ्रेंड। अभय ने उसकी बात पर मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और अविका की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मिसेस राठौड़। बदले में अविका ने भी हेलो कहकर हाथ मिलाया। अभय ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। प्रताप से आपके बारे में काफी कुछ सुना था और मैंने खुद भी आपका काम देखा हुआ है। मुझे आपका काम बेहद पसंद आया, तो सोचा आप यहां आए हैं तो एक मीटिंग कर ली जाए आपके साथ। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप भाई के दोस्त हैं और अभी तक हमने कोई बिजनेस मीटिंग नहीं की, तो आप मुझे कबीर बुला सकते हैं। अभय ने फिर कहा, कल मेरे फार्म हाउस पर 31 और न्यू ईयर की पार्टी है, तो मैंने सोचा आप दोनों को इनवाइट कर लूं। अगर आपका कोई और प्लान ना हो तो आप हम लोगों को ज्वाइन करें, मुझे अच्छा लगेगा, और लगे हाथ थोड़ी बहुत काम को लेकर बातचीत भी हो जाएगी। कबीर ने कहा, हमारा अभी तक तो कोई प्लान नहीं बना, तो हम आपको ज्वाइन करना चाहेंगे। अभय ने कहा, ओके, तो फिर कल रात पार्टी में मिलते हैं, मैं आप दोनों के लिए गाड़ी भिजवा दूंगा। अभय दोनों को बाय बोलकर निकल गया। अविका ने कबीर की तरफ देखा तो कबीर ने भौहें उचकाकर पूछा,
क्या हुआ? अविका ने मुंह बनाते हुए कहा। कबीर, आपको मीटिंग करनी है कर लीजिए, पर पार्टी में जाना, वो भी अजनबियों के बीच, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबीर ने उसके हाथ को थाम कर कहा, तुम भी तो फैशन शो में जाती रहती हो ना, वहां भी तो अजनबी ही होते हैं। अविका ने कहा, सब लोग अजनबी नहीं होते, और वहाँ सब काम से रिलेटेड बातें होती है, तो जान पहचान हो ही जाती है, और जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं हर जगह। पर यहाँ कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हूं तो सही तुम्हारे साथ, फिर किसी की क्या जरूरत? उसकी बात सुनकर अविका मुस्कुरा दी। दोनों ने साथ में डिनर किया और कुछ देर बाहर टहलने के बाद रूम में आ गए। अगली सुबह रागिनी हाउस पहुंची तो सामने ही सुमित एक हाथ में बुके और दूसरे हाथ से कान पकड़े खड़ा था। रागिनी ने उसे घूरा और अंदर चली गई। उसके जाते ही सुमित ने नाक मुंह सिकोड़ा और उसके पीछे अंदर भागा और रागिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। सुमित, अपना मुंह और दांत सही सलामत चाहते हो तो दिमाग मत खराब करो और जाओ यहाँ से। सुमित ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पास हेलमेट है? रागिनी ने उसे अजीब तरीके से घूरते हुए कहा। सुमित सुमित ने उसके सामने जाकर कहा, आई लव यू। रागिनी ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा। सुमित ने आगे कहा, आई लव यू टू। रागिनी ने अब उससे इरिटेट होकर उसके पैर पर जोर के पैर रखा और लिफ्ट से ऊपर चली गई। बेचारा सुमित अपने पैर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद वो लिफ्ट से ऊपर आया और रागिनी के सामने बुके रख अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। रागिनी उसे देखते हुए, सुमित, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बच्चों वाली हरकतों से मान जाऊंगी तो तुम गलत हो। सुमित ने उसे देखकर मुंह बनाया। देखो रागिनी, आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम फिर भी नहीं माने ना तो मैं यहीं से कूदकर खुदकुशी कर लूंगा। रागिनी ने उसका बुके एक तरफ रखा और उसके सामने आई। सुमित मन ही मन बहुत खुश हुआ कि रागिनी अब उसे गले लगा लेगी, पर रागिनी ने उसके सपनों पर नहीं, खुशियों पर पानी फेर दिया। रागिनी ने उसके सामने आकर कहा, हाँ तो जाओ ना, कूद जाओ। सुमित ने मुंह बना लिया और बोला, मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। रागिनी ने फिर कहा, अच्छा है, खाना बचेगा, और अब ना जाओ यहाँ से, काम करने दो। सुमित ने उसके करीब जाकर कहा, और ना जाऊं तो? रागिनी अपने कदम पीछे लेते हुए कुर्सी पर गिर गई तो सुमित ने कुर्सी के दोनों हाथों पर हाथ रखे और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, क्या हुआ, डर गई? रागिनी ने उसके पैर पर अपनी हील का नुकीला हिस्सा मारा तो सुमित की आह निकल गई और वो पैर पकड़कर बैठ गया। रागिनी ने उसे देख कहा, सुमित, नाटक बंद करो, मैं तुम्हारे इस नाटक से बेवकूफ नहीं बनने वाली। और सच बताओ, तुमने ये सब जो किया है और कहा, वो खुद से तो तुम नहीं कर सकते। जरूर अवी ने फ्लॉप आइडियाज दिए होंगे। सुमित ने दर्द से अपनी आंखें बंद की और वहां से उठकर चला गया। पैर में लगने की वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, पर उसने रागिनी के सामने जाहिर नहीं किया और चला गया। इधर कबीर और अविका ने पूरे दिन वेब सीरीज देखते हुए टाइम निकाला। अभय ने कबीर को कॉल करके याद दिलाया। अविका ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, कबीर, मैं पार्टी में पहनने लायक तो कुछ लेकर ही नहीं आई। कबीर ने कबर्ड खोला और उसके हाथ में साड़ी निकालकर रख दी। अविका ने साड़ी देख कबीर की तरफ हैरानी और सवालिया निगाहों से देखा तो कबीर ने उसे अपने करीब करके कहा, ब्लैक साड़ी में बहुत खूबसूरत और हॉट लगती हो, इसलिए रागिनी से कहकर मंगवाई थी, और आज मैं चाहता हूं तुम ये पहनोगी ना? अविका ने उसकी आंखों में देख हाँ में सिर हिलाया तो कबीर ने उसे तैयार होने के लिए कहा। अविका ने कबीर को अपने डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने के लिए दिए, जो व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक सूट था। अविका ने साड़ी पहनने के लिए कबीर को बाहर जाने के लिए कहा तो कबीर ने कहा, मेरे सामने ही पहन लो, हस्बैंड हो तुम्हारा। अविका एक आईब्रो उठाकर, अच्छा हस्बैंड जी, उस दिन जब मैंने भाभी वाली ड्रेस पहनी थी तब क्या हो गया था आपको? कबीर ने उसकी बात अनसुनी कर बाहर निकलते हुए कहा, जल्दी चेंज कर लो। अविका मुस्कुरा दी और उसने कपड़े चेंज कर साड़ी पहन ली और कबीर को अंदर आने के लिए कहा। कबीर ने जब अविका को साड़ी पहने देखा तो मुस्कुराया और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला गया। उसके आने तक अविका तैयार हो चुकी थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पर कॉलर नेक स्लीवलेस ब्लाउज, बालों को खुला छोड़ नीचे से हल्का सा कर्ल किया हुआ, मांग में बीचों बीच सिंदूर, छोटी छोटी आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, गले से लगा हुआ मंगलसूत्र, छोटे छोटे इयररिंग्स, हाथों में शादी वाला जूड़ा।
कबीर ने उसे देखा तो उसकी नजरें अविका पर ही जम गई। उसने उसके छोटे छोटे इयररिंग्स उतारे और अपने लाए हुए झुमके निकालकर अविका के कानों में पहना दिए। अविका ने मिरर में देखा, बहुत खूबसूरत ऑक्सीडाइज सिल्वर कलर के झुमके थे। कबीर ने उसके परफ्यूम की खुशबू लेते हुए कहा, ऐसे लगोगी तो पार्टी में जाने का किसका मन करेगा? भाई मेरा तो नहीं कर रहा, कबीर ने मदहोश आवाज में कहा। अविका ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, कुछ घंटों की ही तो बात है, आप रेडी हो जाइए। कबीर ने फिर से उसके करीब आकर उसके होठों को बिना छुए ही दूर से किस कर दिया और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सेट कर परफ्यूम लगाया, वॉच पहनी और अविका की तरफ देख इशारों में पूछा, कैसा लग रहा हूं? अविका ने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाकर कहा, शहजादे लग रहे हैं आप, पर पार्टी में अगर आपने किसी लड़की की तरफ देखा और किसी लड़की ने आप पर लाइन मारने की कोशिश की तो नक्शा बिगाड़ दूंगी। कबीर ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, किसका? अविका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, दोनों का। दोनों बात कर रहे थे कि कबीर के फोन पर अभय की कॉल आई। कबीर ने रिसीव किया तो अभय ने दूसरी तरफ से कहा, मिस्टर राठौर, मेरा ड्राइवर होटल पहुंच गया है, अगर आप दोनों रेडी हो गए हो तो। कबीर ने उसकी बात सुनकर कहा, हम लोग रेडी हैं, बस रूम लॉक करके निकल ही रहे हैं। दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट की और कबीर अविका के साथ बाहर आया और एक गाड़ी उनके सामने रुकी तो दोनों उस गाड़ी में बैठे और पार्टी के लिए निकल गए। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ा दी। कबीर ने अविका का हाथ थाम उसकी कमर में हाथ डाला। अविका उसके अचानक से कमर को छूने से उछल पड़ी। ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगाया और कहा, मैडम आप ठीक हैं? उसकी बात सुनकर कबीर ने झटके से अपना हाथ हटा लिया। अविका ने ड्राइवर को गाड़ी आगे लेने के लिए कहा और कबीर की तरफ दोनों भौहों को सिकोड़ कर देखा। कबीर ने मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। आधे घंटे में ही दोनों फार्म हाउस पहुंच गए। पार्टी बाहर गार्डन एरिया में ही चल रही थी। कबीर ने गाड़ी से उतरकर अविका के साइड वाला गेट खोल उसका हाथ थामा और गेट से अंदर आया। गेट पर भी अभय उनका इंतजार करते मिल गया। उसने अविका पर एक नजर डाल कबीर से हाथ मिलाया और अपने साथ अंदर ले आया। अभय ने एक 27-28 साल की लड़की जिसने वन पीस ड्रेस पहन रखा था उसके सामने जाकर कहा, मिस्टर राठौर, इनसे मिलिए, ये है मेरी वाइफ दिशा, और दिशा ये हैं मिस्टर कबीर राठौर, और ये इनकी वाइफ मिसेस। अविका ने दिशा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अविका कबीर राठौड़। दिशा ने उससे हाथ मिलाया और कबीर की तरफ हाथ बढ़ाया तो कबीर ने उसे दूर से ही हाथ जोड़ लिए तो दिशा ने उसे देखकर मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। अभय ने कबीर को अपने कुछ और करीबी दोस्तों से मिलवाया और इधर अविका भी दिशा से बातचीत में लग गई। अभय ने कुछ देर इधर उधर की बातें करते हुए कबीर से कहा, मिस्टर राठौर, अब आप चाहें तो हम अंदर चलकर काम के सिलसिले में भी बात कर लें। कबीर ने उसकी बात सुनकर इधर उधर नजर घुमाते हुए अविका की तरफ देखा। उसे ऐसे देखते देख अभय ने कहा, मिस्टर राठौर, आपकी वाइफ मेरी वाइफ के साथ है, आप फिक्र मत करिए, दिशा के साथ वो बोर नहीं होगी। कबीर ने अविका को दिशा के साथ बिजी देखा तो अभय के साथ अंदर चलते हुए उसने अविका को मैसेज किया, मैं मिस्टर शेरगिल के साथ अंदर हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना, लव यू डार्लिंग। अविका ने मैसेज नोटिफिकेशन आते ही मैसेज खोला, जिसे पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिशा ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हनीमून पर आए हो? अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दिशा ने वेटर को आवाज लगाई और कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई। वेटर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया। उसने ट्रे अविका की तरफ की तो दिशा ने वेटर को पैर से हल्का सा धक्का मारा, जिससे पूरा ग्लास अविका के ऊपर आ गिरा। दिशा ने वेटर को चिल्लाते हुए कहा, तुम 2 कौड़ी के वेटर, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? वेटर ने अविका से सॉरी कहा तो अविका ने कहा, इट्स ओके, ये साफ हो जाएगा। दिशा ने वेटर से कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। वेटर चला गया तो दिशा ने अविका की तरफ देखकर कहा, सॉरी, तुम्हारी साड़ी खराब हो गई, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ दूं। अविका ने अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए कहा, ओके। उसने अपना पर्स और फोन उठाया तो दिशा ने उसके हाथ से लेते हुए कहा, अरे वॉशरूम कहाँ लेकर जाओगी, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। वो अविका को फार्म हाउस के पीछे बने एक रूम में लेकर गई और वॉशरूम तक छोड़ा। अविका के अंदर जाते ही दिशा ने अविका का फोन और पर्स पार्टी वाले एरिया में एक टेबल पर रख दिया। उसने किसी को मैसेज किया और पार्टी एंजॉय करने लगी। तेज आवाज में डीजे पर गाने बजने लगे। अविका ने साड़ी को पानी से साफ किया पर अब वो पूरी गीली हो गई थी। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई।
वो उसे इग्नोर कर बाहर निकलने लगी तो दो पहलवान जैसे दिखने वाले आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अविका ने छूटने की काफी कोशिश की पर उन पहलवानों के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अविका ने उस शख्स को देखकर कहा, तुमसे अकेले से कुछ नहीं हुआ तो इन पहलवानों को ले आए। कबीर के हाथों की मार शायद भूल गए होंगे तुम, तभी फिर मार खाने आए हो। कुमार ने हंसते हुए कहा, कबीर? तुम्हारे कबीर को तो पता भी नहीं चलेगा उसकी बीवी है कहाँ। उसने उन पहलवानों को इशारा किया तो उन्होंने अविका को ले जाकर बेड पर बांध दिया। अविका ने हाथ पैर पटके पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर कबीर को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने अभय से कहा, मिस्टर शैगिल, मुझे नहीं लगता कि जैसा काम आप चाहते हैं आपके बजट में होगा, इसलिए माफी चाहता हूँ। कबीर उठने को हुआ तो अभय ने कहा, तुम कोशिश तो करो, कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे बजट में हो। देखो, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है, तो प्लीज मेरे लिए एक काम तो तुम कर ही सकते हो। इधर कुमार ने दोनों पहलवानों को बाहर पहरा देने के लिए कहा और अंदर से गेट लगा अविका के पास चला आया और कहा, बातों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए सीधे अपना काम कर लेता हूँ। वैसे भी आज तो तुम बवाल लग रही हो, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता। कबीर ने उठते हुए कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे बाहर जाना है। अभय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कबीर बात तो कर लो भाई, माना तुम्हारी बीवी बेहद खूबसूरत है, पर काम को तवज्जो देना भी तो जरूरी है ना। कबीर उसकी कोई बात सुने बिना ही बाहर आया और अविका को कॉल लगाया। कबीर ने उसे ढूंढते हुए कई बार कॉल लगाया पर हर बार रिंग जाकर फोन कट जा रहा था। कबीर की नजर दिशा पर पड़ी, वो सीधा ही उसके पास गया। अभय ने दिशा को पहले ही कॉल कर कबीर के बाहर आने के बारे में बता दिया था। कबीर जैसी दिशा के पास पहुंचा, दिशा ने उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। कबीर ने झुंझलाकर उसका हाथ झटका और खुद ही अविका को ढूंढने लगा। इधर अविका चिल्लाना चाह रही थी तो कुमार ने उसके मुंह पर पट्टी बांधी और कहा, कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारा पति तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, इन सबसे दूर। तुम्हारी खूबसूरती का तो मैं पहले से ही दीवाना था, हर बार कह ढाती हो। लोनावला में तो तुम बच निकली, पर आज की रात तो तुम मेरी बाहों में ही बिताने वाली हो। वैसे उस रेड ड्रेस में भी हॉट लग रही थी। पता नहीं तुम्हारा पति कैसा है जिसने तुम्हें उस रात छोड़ दिया। अविका ने उसकी बात सुनकर हैरानी से देखा तो उसने कहा, ओह, शॉक्ड हो कि मुझे कैसे पता? तुम जिसकी पार्टी में आई हो ना, अभय शेरगिल, वो मेरे बड़े भाई हैं। और उनका छोटा भाई कुछ भी मांगे और वो ना दें, ऐसा कभी हो सकता है भला? बस मैंने ही उनसे कहलवा कर तुम्हारे रूम में कैमरे लगवाए। अब बाकी तो तुम समझदार हो, समझ ही गई होगी। उसने अविका की कमर पर हाथ फेरते हुए किस किया। अविका की आंखों से आंसू निकल गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उसकी साड़ी का पल्लू हटा दिया। अविका डर से कांप उठी। उसने उसके गर्दन पर किस करते हुए जोर से काटा। अविका चीख भी नहीं पाई। बाहर कबीर को अविका का पर्स और मोबाइल तो मिला, पर अविका कहीं नहीं दिखाई दी। धड़कनों की रफ्तार कम ज्यादा हो रही थी। उसने दौड़ भागकर हर तरफ देखा। वो देखते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए अविका को आवाज लगाई। उसने पार्टी में आई कई लोगों को अविका का फोटो बताया, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। कबीर अभय के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़कर कहने लगा, बता मेरी अविका कहाँ है? मुझे पता है सब तूने किया है। अभय ने उससे अपनी कॉलर छुड़ाकर कहा, तुम भूल रहे हो इस वक्त तुम मेरे फार्म हाउस में हो। अब चुपचाप पार्टी एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। कबीर ने उसके मुंह पर एक पंच जड़ते हुए कहा, पार्टी एंजॉय करूं? यहाँ तेरी पार्टी से मेरी बीवी गायब हुई है और तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। अभय ने भी कबीर को एक पंच जड़ते हुए कहा, जब अपनी बीवी को संभाल नहीं सकता तो शादी क्यों करी? और मुझे तुझसे और तेरी बीवी से कोई मतलब नहीं है। कबीर ने अभय को वहीं धक्का मारा और वापस से अविका को ढूंढने में लग गया। कबीर को देखते ही वो वेटर जिससे अविका पर कोल्ड ड्रिंक गिरी थी वो कबीर के पास आया और कबीर को अविका के फार्म हाउस के पीछे वाले रूम में होने की बात बताई और कबीर को जल्दी जाने के लिए कहा। कबीर के जाते ही उस वेटर ने पुलिस को कॉल लगाकर बुला लिया। कबीर फार्म हाउस के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहाँ दो पहलवानों को देख उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। उसने वहीं साइड में पड़ी कांच की बोतल को तोड़ा और अपने हाथ पीछे कर उन दोनों की तरफ बढ़ गया। दोनों ने कबीर को देखते ही उसे रोकने की कोशिश की, पर कबीर ने फुर्ती से टूटी हुई बोतल से दोनों पर वार किए। दोनों दर्द से तड़प कर नीचे बैठ गए। कबीर ने गेट पर जोरदार लात मारी। गेट खुलते ही कबीर का खून खौल उठा। उसने कुमार को पीछे से पकड़ा और उसका सिर दीवार पे दे मारा। उसके सिर से खून की धार फूट गई। कबीर ने उसे लगातार मारा और उसके हाथों को मरोड़ते हुए जोर दिया
तो उसकी हड्डियों से कड़ाक की आवाज आई। कबीर ने उसके पेट में कई लात घूंसे बरसाए। वो वहीं अधमरा होकर पड़ा रहा। कबीर ने अविका की तरफ देखा तो उसके आंसू निकल गए। उसने अविका को खोला और अपना ब्लेजर उसे पहनाकर उसे गले लगाना चाहा तो अविका कांप उठी। उसकी आंखों में पहली बार कबीर ने डर देखा था। कबीर ने गुस्से से कुमार की तरफ देखते हुए उसे उठाया और उसके मुंह पर इतने मुक्के मारे कि उसके सारे दांत तोड़ दिए। उसने उसका दूसरा हाथ भी तोड़ने के लिए मोड़ा। तब तक वहां पर अभय आ गया। उन लोगों में एक बार फिर झड़प शुरू हो गई। इतने में पुलिस भी आ गई। अभय ने पुलिस को देखते ही कबीर के खिलाफ कंप्लेन कर दी। कबीर ने अभय के पेट में लात जमाते हुए उसे गिराते हुए पुलिस को जितना उसे पता था उतना बताया, पर पुलिस उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। कबीर ने मिस्टर अग्रवाल को कॉल लगाया। वो बात करने की कंडीशन में नहीं था तो उसने फोन सीधे उस पुलिस वाले को ही पकड़ा दिया। मिस्टर अग्रवाल ने कबीर के नाम से फोन देखा और आवाज किसी दूसरे की सुन उन्होंने अपना परिचय दिया। तब उस पुलिस वाले ने सारी जानकारी दी। पुलिस वाले को कबीर और अविका के रिश्ते के बारे में नहीं पता था तो उन्हें लगा कबीर ने ही लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वेटर ने भी आकर सब कुछ बताया और कबीर के इनोसेंट होने की बात बताई। सारी बात जानने सुनने के बाद पुलिस वाले ने अभय, दिशा और कुमार के साथ उन दोनों पहलवानों को भी उठा लिया। मिस्टर अग्रवाल ने कबीर को कॉल लगाया। कबीर ने फोन रिसीव किया पर वो कुछ बात नहीं कर पाया। मिस्टर अग्रवाल ने अर्चना जी और रागिनी को सब कुछ बताया। मिस्टर अग्रवाल ने रघुवीर जी को भी कॉल लगा दिया। सब कुछ जानने के बाद सभी सख्ते में आ गए। मीनू जी ने कबीर को तुरंत ही फोन लगाया पर कबीर ने कॉल रिसीव नहीं किया। कबीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ना अविका के पास जा पा रहा था ना कुछ और कर पा रहा था। अब तो उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अविका वहीं बैठे हुए कांप रही थी। प्रताप ने इस सब में अपने आप को जिम्मेदार मान लिया था। रघुवीर जी ने एक प्राइवेट जेट बुलवाया और मीनू जी, रघुवीर जी और अर्चना जी और मिस्टर अग्रवाल उसी वक्त शिमला के लिए निकल गए। रागिनी को रश्मि के पास छोड़ दिया। रागिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं सुमित, रश्मि भी खामोशी से बैठे थे। मीनू जी ने कबीर को फिर से कॉल लगाया। इस बार कबीर ने कॉल रिसीव कर लिया। मीनू जी की आवाज सुनते ही कबीर रो पड़ा। मीनू जी की आंखें भी बरस पड़ी। उन्होंने कबीर को शांत रहने और अविका को संभालने के लिए कहा। कुछ वक्त में ही वो लोग शिमला एयरपोर्ट पर पहुंचे। कबीर से उन्हें एड्रेस पता नहीं चल पाया तो मिस्टर अग्रवाल ने लोकेशन ट्रेस करवाई और वो लोग अभय के फार्म हाउस पहुंच गए। मिस्टर अग्रवाल और रघुवीर जी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो मीनू जी और अर्चना जी अंदर पहुंची। अंदर पहुंचते ही दोनों का दिल थक सा रह गया। कबीर जमीन पर दीवार से लगकर बैठा था। आंखें लाल हो रखी थी। वहीं अविका अब भी कांप रही थी। अर्चना जी अविका के पास गई तो वे डर के पीछे खिसक गई। अर्चना जी ने उसे जबरदस्ती अपने सीने से लगा लिया। मीनू जी ने कबीर के पास बैठते हुए उसके गाल पर हाथ फेरा तो कबीर उनके गले लग गया। काफी देर तक अर्चना जी ने उसे अपने सीने से लगा कर रखा पर अविका की आंखों में कोई आंसू नहीं आया। वो लोग कबीर के साथ उसी होटल में पहुंचे। वहां मीनू जी ने दोनों का सामान पैक किया और वो लोग प्राइवेट चॉपर से ही मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने तक सुबह हो चुकी थी और किसी की भी आंखें थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं हो पाई थी। सब लोग राठौड़ हाउस पहुंचे। अविका और कबीर को देख किसी में भी कुछ कहने की या सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। अविका को उसके रूम में छोड़ मीनू जी ने रश्मि से उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए कहा और कबीर को भी। दोनों के सोते ही सब हॉल में आ गए। मीनू जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान का शुक्र है जो उन्होंने बड़ी अनहोनी होने से रोक ली और कबीर वहां पहुंच गया। अब बस अविका पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। मिस्टर अग्रवाल ने कहा, आप लोग चिंता मत करिए, अविका बहुत स्ट्रांग है, जल्दी ठीक हो जाएगी। रागिनी ने अविका की तरफ देखा तो उसके गर्दन और चेहरे पर निशान देख उसकी रूह कांप गई। आंखों से आंसू बह निकले। रश्मि ने उन निशानों पर क्रीम लगाई। उसकी आंखों से भी आंसू निकल गए। कौन जाने उसने कितना दर्द झेला होगा। अर्चना जी और मिस्टर अग्रवाल चले गए। रागिनी अविका के पास ही रहना चाहती थी तो वो वहीं रुक गई। शर्मा फैमिली को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अविका और कबीर के फोन पर फोन आ रहे थे। हर कोई नए साल की बधाई देने के लिए उन्हें कॉल कर रहा था। रश्मि और प्रताप ने उन दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। सुबह से शाम हो गई। दोनों अभी तक भी उठे नहीं थे और बाकी लोग रात भर जगे होने की वजह से सो चुके थे। रात को जब कबीर की आंख खुली तो वो अपने रूम में अविका को देखने पहुंच गया। रागिनी बेड पर सोई हुई थी और अविका को वहां न देख कबीर ने बाथरूम का गेट नॉक किया ही था कि गेट खुल गया। अविका शावर के नीचे बैठी भीग रही थी। उसे कोई होश नहीं था और वो बस एक ही जगह पर देखे जा रही थी। कबीर ने शावर बंद किया, अविका की तरफ हाथ बढ़ाया तो अविका अपने आप में सिमट गई। कबीर की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसे हाथ भी लगाए। बाकी लोग भी उठ गए थे
तो मीनू जी भी रूम में पहुंची। उन्होंने कबीर को बाहर जाने के लिए कहा। अविका को उठाया, पर तब तक वो फिर बेहोश हो चुकी थी। मीनू जी ने कबीर को आवाज लगाई तो कबीर दौड़कर अंदर आया। उसने अविका को गोद में उठाया और रूम में ले आया। मीनू जी की आवाज सुनकर रागिनी भी उठ गई थी। कबीर ने अविका को हाथ लगाया तो वो भट्टी की तरह तप रही थी। उसने मीनू जी से कहा, मम्मा इसे बहुत तेज बुखार है। मीनू जी ने अविका के सिर को छूकर देखा और कबीर से रश्मि को बुलाने के लिए कहा। कबीर के जाते ही रागिनी ने कबर्ड से अविका के लिए कपड़े निकाले और मीनू जी ने अविका के कपड़े चेंज कर उसे कंबल से कवर कर दिया। रश्मि ने आकर अविका को देखा और उसे इंजेक्शन दिया। मिस्टर अग्रवाल रागिनी को लेने आ गए थे तो वो भी चली गई। कबीर अविका के पास बैठ गया तो मीनू जी और रश्मि बाहर निकल गई। रश्मि ने वापस आकर कबीर के पास बैठते हुए कहा, उससे दूर मत भागो कबीर, उसे प्यार से समझाओ। अब उसके जख्मों को तुम्हारा प्यार ही भर सकता है। उसे जरूरत है उस मीठे एहसास की। उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तुमने वक्त रहते उसे बचा लिया, तो खुद को ब्लेम मत करो। वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और अब उसे इस सदमे से, इस डर से तुम ही बाहर निकाल सकते हो। रश्मि ने उसे समझाया और रूम से बाहर चली गई। सुमित, प्रताप और सब बाहर से ही देख रहे थे। कबीर ने अविका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगा। मीनू जी ने सबके लिए डिनर लगवाया, पर किसी का भी मन नहीं था खाने का। मीनू जी के कहने पर सबने थोड़ा थोड़ा खाया और अपने रूम में चले गए। कबीर को भी खाने के लिए कहा, पर भूख नहीं है कहकर उसने मना कर दिया। अगली सुबह सब हॉल में बैठे हुए थे और अविका को नॉर्मल होने में कैसे मदद करें ये सोच रहे थे। प्रताप ने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं उन दोनों को शिमला भेजता, ना उस अभय को पता चलता, और ना ही ये सब होता। सब मेरी वजह से हुआ। अविका की हालत मेरी वजह से हुई है। मीनू जी ने उसके पास बैठकर कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है प्रताप। तुम्हें उनके इरादे थोड़ी ही पता थे। अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद करो। जिसने गलत किया या करने की कोशिश की, उसे सजा मिलकर रहेगी। इधर रूम में अविका की आंख खुली तो किसी को अपने पास देखकर वो हड़बड़ा कर उठ गई। उसने अपना हाथ खींचा तो कबीर की नींद खुल गई। अविका को डरे हुए देख कबीर उसके पास गया और अपनी बाहें फैलाकर कहा, अविका, एक बार मेरी तरफ देखो। मैं हूं तुम्हारा कबीर। अविका ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा तो कबीर ने उसे पास आने का इशारा किया। अविका अब उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, उसने मुझे। कबीर ने उसे बाहों में जकड़ते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अविका अब काफी देर तक रोते हुए उसे अपने जख्म दिखा रही थी और उन्हें रगड़ रही थी। कबीर ने उसके हाथ को पकड़ लिए और नामे सर हिलाया। कबीर ने कसकर अपने सीने से लगा लिया तो अविका ने भी उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वो कबीर को कहीं जाने नहीं देना चाहती हो। कबीर ने उसके माथे को चूमते हुए उसकी भीगी हुई पलकों को बारी बारी चूम लिया। अविका ने उसे कसकर पकड़ लिया। कबीर ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। अविका भी बच्चों की तरह उससे लिपट गई। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कबीर की आंखें भी उसके आंसू देख भीग गई थी। उसने भी कहाँ ऐसा कुछ सोचा था। कुछ देर बाद रश्मि उन दोनों का नाश्ता लेकर रूम में पहुंची तो अविका कबीर से दूर हट गई। रश्मि ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, नाश्ता कर लेना, अभी भी बुखार नहीं गया है तो दवाई भी लेनी है ना। अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो रश्मि ने कबीर की तरफ देखते हुए उसे मुस्कुरा कर देखा। उसे कबीर को उसके घावों पर दवाई लगाने का कहा और बाहर आ गई। कबीर ने उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाया और उसे दवाई देकर लेटा दिया। कबीर जाने लगा तो अविका ने उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लिया। कबीर उसके पास ही बैठ गया। उसने कहा, कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस तुम्हें दवाई लगानी है ना, तो कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने जा रहा हूँ। अविका ने उसका हाथ छोड़ दिया तो कबीर ने कबर्ड से बॉक्स निकाला और रूम का गेट लॉक कर अविका के पास आकर बैठ गया। कबीर ने उसे इजाजत मांगी तो अविका ने हाँ में सिर हिलाया। कबीर ने उसके नाइट सूट के टॉप के बटन खोले। अविका ने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने उसके टॉप को उतारा और उसके शरीर पर दांतों के निशान देखकर उसकी मुट्ठियां कस गई। आंखों में नमी उतर आई। उसने उसकी गर्दन पर फूंक मारते हुए हल्के से दवाई लगाई। अविका ने कबीर की शर्ट कसकर पकड़ ली। कबीर ने उसकी गर्दन पर किस किया। अविका की सांसें तेज हो गई। कबीर ने उसे लेटाकर उसकी कमर पर भी फूंक मारते हुए दवाई लगाई। कई जगह हरे नीले धब्बे हो गए थे।
कबीर ने वहां भी अपनी उंगलियों से छूकर दवाई लगाई। अविका ने अब उसके हाथ पकड़ उसे रोक लिया। कबीर ने उसे कपड़े पहनाकर कंबल से कवर कर उसके माथे पर किस किया और उसके पास ही बैठ गया। अविका कुछ ही देर में सो गई। कबीर ने मिस्टर अग्रवाल को कॉल किया और कहा, अंकल मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने एक बार पहले भी ये कोशिश की थी, तब वो कामयाब नहीं हुआ था, पर इस बार उसने हद पार कर दी। मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। मिस्टर अग्रवाल ने उसे शांत कराते हुए कहा, कबीर अभी तुम सिर्फ अविका पर ध्यान दो, उसे तुम्हारी जरूरत है बेटा। एक बार वो नॉर्मल हो जाए फिर वही फैसला करेगी उस घटिया इंसान का क्या करना है। नहीं तो हम तो हैं ही उसे सजा देने के लिए। वैसे भी अब वो खुद भी जीना नहीं चाहेगा। तुमने उसके हाथ और कई सारी हड्डियां तोड़ ही दी है, अब वो किसी काम का नहीं रहा। कबीर ने कॉल कट किया और कुछ देर के लिए नीचे गया। मीनू जी और सब ने उससे अविका के बारे में पूछा तो उसने कहा, अभी ठीक है, दवाई की वजह से फिर सो गई है। मीनू जी ने कबीर के लिए प्लेट में नाश्ता लगवाया और उसे अपने हाथों से खिलाया। ना नुकुर कर कबीर ने बहुत थोड़ा सा खाया और अपने रूम में आ गया। अविका को सोए हुए देखकर वो भी वहीं सर टिकाकर बैठ गया। दोपहर को उसने अविका को उठाया और उसे खाना खिलाया। अविका ने खुद खाने से पहले कबीर को खिलाया और फिर खुद खाया। खाना खाने के बाद अविका उसके सीने से लगकर बैठ गई। कबीर ने भी उसे अपने सीने में छुपा लिया। अविका ने कबीर के सीने से लगे हुए ही कहा, कबीर। कबीर ने उसकी आवाज सुनकर कहा, हाँ। अविका ने फिर कहा, कबीर आप मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं ना? कबीर ने उसे अपने से दूर कर उसका चेहरा हाथों में भरकर कहा, मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा एक सा रहेगा। हाँ, ये वक्त के साथ बढ़ सकता है पर कभी भी कम नहीं होगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अविका ने उसके होठों की तरफ देखा और उसके चेहरे के करीब आई। कबीर ने उसे देखकर अपने होठ उसके होठों से छुआ दिए। काफी देर तक वो दोनों इस प्यारे से एहसास में डूबे रहकर एक दूसरे को महसूस करते रहे। अविका ने उसकी शर्ट के बटन खोले तो कबीर ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसे सिर्फ प्यार नजर आया। कबीर ने अविका की तरफ देखकर कहा, डार्लिंग तुम ठीक नहीं हो अभी, पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, पर यकीन करो तुम्हारा कबीर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे मेरी शेरनी पसंद है। अविका ने उसकी तरफ देखा तो कबीर ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ दिन बीते, अविका अब ठीक हो गई थी। जख्म भी भर गए थे। शर्मा फैमिली को अविका के कहने पर ही किसी ने कुछ नहीं बताया। इधर शिमला में दिशा, अभय और कुमार को दिया गया तो तीनों ही अपने छूटने पर खुशी मना रहे थे। अविका अब ठीक हो गई थी। जख्म भी भर गए थे। शर्मा फैमिली को अविका के कहने पर ही किसी ने कुछ नहीं बताया। इधर शिमला में दिशा, अभय और कुमार को छोड़ दिया गया तो तीनों ही अपने छूटने पर खुशी मना रहे थे। कुमार के दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, दांत टूटे हुए ही थे। तीनों मजे से घर जा रहे थे और मन ही मन कबीर और अविका से बदला लेने की ठान चुके थे। अभी गाड़ी मस्ती में आगे बढ़ी रही थी कि सामने से आते ट्रक ने उनकी गाड़ी को बुरी तरह से कुचलते हुए कई दूर तक घसीटा। ट्रक ड्राइवर भाग निकला। गाड़ी से नंबर प्लेट भी गायब कर दिया गया था और सारे पेपर्स और सबूत मिटा दिए गए थे। तीनों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। कबीर ने जब ये खबर सुनी तो उसने सुकून भरी सांस ली। अविका अब हाउस जाने लगी थी और पहले की तरह सबसे नॉर्मल बात करने लगी थी। और इस सब के पीछे थी कबीर की मेहनत और ढेर सारा प्यार, रागिनी और सुमित की दोस्ती, रश्मि की बातें और मीनू अर्चना जी का ममता भरा प्यार। सब लोग मिलकर कोशिश में लगे हुए थे और वो लोग जल्दी ही कामयाब भी हो गए थे। सबसे ज्यादा तो सुमित और रागिनी की बातें उसे हंसाती थी। जहाँ सुमित भोला सा था तो रागिनी हमेशा उसे डराती रहती थी। हालांकि दोनों में प्यार भी बहुत था। अविका ने अब सबको शिमला से लाए हुए गिफ्ट दिए। अविका ने सबको गिफ्ट देने के बाद पूछा, आप सबको पसंद आया ना? सब खुश थे अविका को पहले जैसा देखकर, और कबीर सबसे ज्यादा। वो भी तो अपनी शेरनी, अपनी शहजादी को मिस कर रहा था जो कहीं खो गई थी। कबीर अभी बस अपनी अविका को देख रहा था जो मुस्कुराते हुए सबसे गिफ्ट देते हुए बातें करते जा रही थी। सबने उसके लाए गिफ्ट की तारीफ की तो अविका भी मुस्कुरा उठी। सुमित ने परफ्यूम लगाते हुए कहा, मेरे लिए ये लाने की कोई बड़ी वजह? कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू ठंडी में एक दिन छोड़कर नहाता है ना, ये वजह है। सुमित ने तिरछी नजरों से अविका की तरफ देखा तो उसने कहा,
आप कबीर की बात मत सुनिए, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी और आपके लिए मुझे कुछ अच्छा नजर ही नहीं आया, बस इसीलिए लिया। सुमित ने कबीर की तरफ मुस्कुराते हुए देख 2-3 बार आईब्रो ऊपर नीचे की तो बाकी सब भी मुस्कुरा दिए।